अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ सबसे पहले तो कौमी असम्बली में जो हलफ बर्दारी हुई है अरकान असम्बली की, कौमी असम्बली का माहौल कैसा रहा, कौन कौन लोग वहाँ पर मौजूद थे, ये आपको बताऊँगा। और उसके बाद दूसरी जो खबर आपके साथ शेयर करूँगा वो है मौलाना फजलुर रहमान और इत्तेहादी हुकूमत, बनने वाली इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान जो बर्फ़ है वो पिघलने लगी है। इस हवाले में क्या पेशरफ्त है, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तीसरी खबर नाज़रीन आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि सदर मुमलिकत ने आखिरकार शिकस्त तस्लीम कर ली। शिकस्त क्यों तस्लीम की, किस मामले में ये शिकस्त तस्लीम की, ये तीसरी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे आखिर में इमरान खान के ऊपर जो 190 मिलियन पाउंड की चार्ज शीट है, उस चार्ज शीट के अंदर क्या इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके अंदर जो इंतहाई संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं, क्या शवाहिद उसके साथ जो है वो फ्रेम किए गए हैं, वो तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपना व्लॉग का आगाज़ करूँ, फौरी तौर के ऊपर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो है वो आपके तक मेरी जितनी भी वीडियोज़ हों और जितने भी यूट्यूब हों वो तमाम आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आगाज़ करता हूँ। सबसे जो आज की अहम ख़बर है वो है कि कौमी असम्बली की 16वीं पाकिस्तान की 16वीं कौमी असम्बली का इजलास जो है आज उसका बाकायदा आगाज़ हो गया। यानी कौमी असम्बली की जो तश्कील थी वो मुकम्मल हो गई। अगरचे वो मखसूस नशिस्तों वाला इशू रहता है, लेकिन उसके बावजूद जो चाहे मुहैया थी, जो मुल्क के अंदर अनसर्टेनिटी थी, वो ख़त्म होने की तरफ जा रही है। यही वजह है कि स्टॉक एक्सचेंज और जो मुल्क की दीगर चीज़ें हैं, वो तमाम चीज़ें जो मुल्क की मईशत है वो उस थोड़ा सा मुस्तहकम होने की तरफ चल पड़ी है। बहरहाल असली मुस्तहकम तो या असली इस्तेहकाम तो उस वक्त आएगा जब हुकूमत कुछ अहम फ़ैसले करेगी। लेकिन हम बात करते हैं कि आज के असम्बली के इजलास के हवाले से। कौमी असम्बली का ये इजलास तकरीबन 9:24 के ऊपर शुरू हुआ, और इस इजलास के अंदर नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ भी पहुंची। मरीम नवाज़ जो थी वो विज़िटर गैलरी के अंदर थी, इसहाक डार उनके साथ थे विज़िटर गैलरी के अंदर। फिर उनके साथ मरीम औरंगज़ेब साहबा भी विज़िटिंग गैलरी के अंदर थी। सुबह सुबह ही ये जो पार्लियामेंट है मेरे बिल्कुल करीब, यहाँ से मुझे तो नज़र आ रहा है, इस पार्लियामेंट में दाखिले का जो रास्ता था कम व बेश यहाँ पर तकरीबन कोई 600 से 700 मीटर लंबी लाइनें लगी थी। यानी जब भी अरकान असम्बली जो हैं वो नए आते हैं, हलफ उठाते हैं, तो हलफ बर्दारी की तकरीब के अंदर मेहमानों को लाने की इजाज़त होती है। तो इसी वजह से हर रुकन असम्बली जो अपने साथ अरकान की एक मेहमानों की बड़ी तादाद लेकर आता है, जिसकी वजह से पहले 2-3 सेशंस के अंदर ये चीज़ें जो है ये इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। अच्छा नाज़रीन, उसके बाद जो है इस इजलास के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक इस्तेहकाम पार्टी, हम कह लें कि तहरीक इस्तेहकाम पार्टी में सॉरी, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि दोनों सेम ही जमातें हैं, उनके अरकान उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर की जो सरबराही में या उनकी क़यादत में पार्लियामान पहुँचे। और ख़ास तौर के ऊपर उनके पहुँचने का अंदाज़ बड़ा निराला था। चेहरों के ऊपर एक मास्क लगाए गए थे और मास्क के ये ज़ाहिर करने की कोशिश की गई थी कि ये मास्क इमरान खान से मुशाबत रखते हैं और हम इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए ये मास्क लगा कर जा रहे हैं। लेकिन वो मास्क मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो मास्क कैसे थे। अब आप फ़ैसला खुद कीजिएगा कि वो मास्क इमरान खान से मुशाबत रखते थे या नहीं रखते थे। फिर उसके बाद कौमी असम्बली के इजलास के अंदर एक मछली मंडी भी बन गई उस टाइम, जब एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अरकान ने नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ के नारे लगाए, मुस्लिम लीग नून के जिंदाबाद के नारे लगाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इमरान खान और कैदी नंबर 804 के नारे लगाए, चोर चोर के नारे भी लगाए। चोर चोर के नारे लगाना जो है वो बज़ाहिर तो इस वक्त दुरुस्त नहीं था। उसकी वजह यह है कि अगर देखा जाए तो इस टाइम तमाम अदालती फ़ैसले जो हैं आइन और कानून की नज़र में वो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। फ़िलहाल मुस्लिम लीग नून के ख़िलाफ़ कुछ भी फील्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इस तरह किस्म की कोई जो थी वो शरारत उन्हें करनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उनका एक माइंड सेट है, वो उसी माइंड सेट को लेकर चलते हैं। अच्छा, अब उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो अरकान असम्बली हैं बड़ी तादाद में हैं, उनकी जानिब से भी जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब के दौरान भुट्टो के नारे लगाए गए। मछली मंडी का माहौल बन गया, हर सियासी जमात अपने हक़ में जनाब नारे लगा रही है। तो उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान
ने भी बाकायदा जो है हलफ उठाया। उन्होंने जो रजिस्टर था उसके ऊपर दस्तखत किए तमाम अरकान असम्बली ने, जिनकी जानिब से यह हल्फ उठाया गया था। आज के इजलास के अंदर सब ने अपने रजिस्टर के ऊपर दस्तखत कर दिया। और उसके बाद नाज़रीन 12 बजे तक का टाइम था, अभी तकरीबन 12 बजे से ज़्यादा टाइम हो गया है। 12 बजे तक का टाइम था स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का, लेकिन किसी की भी जानिब से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई गई, जिसकी वजह से तासुर ये आया कि शायद कुछ चीज़ें सेटल नहीं हो पा रही, किसी जगह पर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट है। लेकिन बहरहाल कुछ देर के बाद, उस टाइम के गुजरने के बाद, तकरीबन 12:30 बजे के करीब जो है वो कौमी असम्बली के लिए स्पीकर असम्बली के लिए अय्याज सादिक और डिप्टी स्पीकर के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह ने अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए। तहरीक इंसाफ के कागजात उम्मीदवारों के नाम अभी तक सामने नहीं आए, इसलिए मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा। हो सकता है अगली वीडियो के अंदर नाम सामने आ जाएँ तो मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा नाज़रीन, इस इजलास को बुलाने के हवाले से भी हम सब जानते हैं कि बहुत क्यासाराई रही। सदर मुमलिकत ने समरी मुस्तरद कर दी, वापस भेज दी। फिर कल रात को कोई 12 बजे के करीब सदर साहब को होश आया और उन्होंने ये समरी मंजूर करते हुए ये ऑब्जर्वेशन दे दी कि जनाब इजलास तो मैं बुलाने की इजाज़त दे रहा हूँ 21वें रोज़ के अंदर, लेकिन उन्होंने साथ ये भी उम्मीद का इजहार भी कर दिया कि जनाब जो मखसूस नशिस्तों का जो इशू इलेक्शन कमीशन में चल रहा है उसको 21वें रोज़ यानी आज के दिन के अंदर अंदर डिसाइड कर लिया जाएगा। तो सदर मुमलिकत से मेरा सवाल है, देखें सदर साहब, मैंने तो इस हवाले से पहले भी कहा था कि आपके पास इजलास की कार्रवाई या इजलास को रोकने का कोई इख्तियार आइनी कानूनी है ही नहीं, तो आप यही काम पहले कर लेते, यही मशरूत इजाज़त आप पहले दे देते, अपनी ऑब्जर्वेशंस पहले दे देते। अब आपने कल अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए साथ लिख दिया कि जनाब वज़ीर आज़म ने जिस तरह से मुझे मुखातिब किया, जिस तरह से वज़ीर आज़म ने समरी भेजी वो उससे तौहीन थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था। बहरहाल ये ठीक है, आपने देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि 100 गंडे भी खाए और 100 लीटर भी खाए, वो वाली बात हुई है आपकी। आपके आखिरी दिन थे, आपको यूँ गैर आइनी काम जो था वो नहीं करना चाहिए था। सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान की मोहब्बत में कुछ चीज़ें मुल्क की मोहब्बत में भी होती हैं। अब नाज़रीन, कल रात गए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और जो हुकूमत इत्तेहादी जमातें हैं उनकी मौलाना फजलुर रहमान के घर मुलाकात हुई है। मौलाना फजलुर रहमान से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, अताउर रहमान और नूर आलम खान इस टाइम उस वक्त JUI के वक्त की जो थे क़यादत कर रहे थे, उसकी जानिब से शामिल थे। जबकि दूसरी जानिब से जो हुकूमती इत्तेहाद है, एहसन इकबाल, यूसुफ रज़ा गिलानी, खुर्शीद शाह, काफ लीग से चौधरी सालिक, अयाज सादिक, साद रफ़ीक, राना तनवीर, खालिद मक्सी, अब्दुल कादर, अब्दुल अलीम खान, ये तमाम लोग कल मौलाना को मिलाने गए हैं। 2 इशूज़ बुनियादी तौर के ऊपर उन्होंने मौलाना के सामने रखे हैं। एक इशू तो ये रखा गया कि भाई स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन है उसके अंदर मौलाना उन्हें वोट दे दें। और दूसरा इशू ये रखा गया कि मौलाना के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा इलेक्शन में धांधली के हवाले से। अब इसमें बर्फ़ पिघली का लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से एक स्टांस लिया गया था कि वो हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन कल जब हुकूमती इत्तेहाद की मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुई तो उसके बाद मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने उस मुलाकात के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की उसके अंदर उन्होंने जब उसको जो है वो आवाम ने मीडिया को बताते हुए उन्होंने ये कहा कि हमारे सियासी जमातों के साथ कोई भी इख्तलाफात नहीं हैं, बल्कि हमारे इख्तलाफात जो थे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के साथ थे। उन्होंने कहा कि इदारों ने और इलेक्शन कमीशन ने अपनी आइनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। मुल्क के अंदर इलेक्शन जिस तरह से शफाफ होने चाहिए थे उस तरह से शफाफ नहीं करवाए, जिसकी वजह से हम ये एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन ये मामला आज के मीटिंग के अंदर जो है वो मौलाना फजलुर रहमान से ये रिक्वेस्ट की गई कि मौलाना प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इन इलेक्शंस के अंदर जो उम्मीदवार इत्तेहादी हुकूमत के होंगे उन्हें वोट करें। तो मेरा ख्याल है कि मौलाना ने इस मामले में कुछ नरमी दिखाई है। अगर मुशावरत के लिए उन्होंने टाइम मांगा है, लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघली है और मौलाना मेरे ख्याल से मान जाएंगे। फिर नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि 210 के करीब जो है हुकूमती इत्तेहाद के पास अक्सरियत आ चुकी है, बड़ी वाज़ेह अक्सरियत है। और इस अक्सरियत के अंदर तकरीबन 169 लोग जो था वो वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए चाहिए था। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, जिस तरह ये तासुर दिया गया था शुरू में सोशल मीडिया के ऊपर कि जनाब ये हुकूमत कमज़ोर है, हुकूमत के पल्ले कख नहीं होगा, बड़ी मुश्किल से ले दे के हुकूमत बनेगी, ऐसा नहीं होगा। बल्कि हमारे पास तो ऐसी मिसालें भी हैं कि परवेज़ मुशर्रफ दौर के अंदर जब वज़ीर-ए-आज़म बनाना था तो सिर्फ एक बंदे की अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाई गई थी। इतनी अक्सरियत तो इमरान खान के पास भी शायद नहीं थी पिछली दफ़ा।
اور لیکن اس دفعہ اچھی خاصی میجورٹی جو ہے وہ موجودہ حکومتی اتحاد کے پاس ہے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان سے اس اجلاس کے بعد جو آج قومی اسمبلی کا ہوا، ایک صحافی نے سوال کیا کہ مولانا صاحب کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر پائے گی؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ انہیں نہیں لگتا کہ یہ اسمبلی 5 سال کی مدت پوری کر پائے گی۔ پھر انہوں نے مولانا سے پوچھا کہ کیا آپ اس اسمبلی میں آ کر خوش ہیں؟ شاید سوال کرنے والے کا یہ کہنا تھا کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک عرصے کے بعد گزشتہ جو سابقہ دور تھا اس میں شاید مولانا صاحب ایک دفعہ اسمبلی میں نہیں پہنچ پائے تھے، تو جس پر مولانا صاحب نے کہا کہ کیا یہ اسمبلی ہے؟ مولانا صاحب نے آگے ان سے سوال کر دیا۔ اچھا ناظرین، اب اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلوچستان میں اسپیکر اسمبلی کے جو الیکشنز ہیں اس کے لیے عبدالخالق اچکزئی جو ہے وہ جو ہے ان کو نامزد کر دیا گیا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ عبدالخالق اچکزئی جو ہے بلوچستان میں اسپیکر کے لیے ان کے امیدوار ہوں گے حکومتی اتحاد کے۔ اب اس میں ایک اور بات بھی ہے جو میں آپ کو بتاتا چلوں، وہ ہے کہ عمران خان نے عمران خان کے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے اس میں جو فرد جرم عائد کی گئی تھی، اس فرد جرم کی تفصیلات منظر عام پر آ گئی ہیں۔ وہ تفصیلات کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اب اس چارج شیٹ کے اندر کہا گیا ہے کہ جناب عمران خان نے پراپرٹی ٹائکون کے ساتھ مل کر، یعنی ملک ریاض صاحب کے ساتھ مل کر یہ سارا ہیر پھیر کیا۔ 458 کنال اراضی جو ہے وہ اپنے نام کروا دی ملک ریاض سے۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ 190 ملین بنیادی طور پر یہ پاکستان آنے سے پہلے ہی شہزاد اکبر نے یہ معاہدہ کیا تھا، اور شہزاد اکبر نے 6 دسمبر 2019 کو NCA کی ڈیڈ کے اوپر دستخط کیے۔ اور عمران خان کا اس کے اندر قصور یہ ہے، جس کو لوگ کہتے ہیں جی بڑا معصومانہ قصور ہے، کہ عمران خان کو تو اس سارے معاملے کا پتہ نہیں تھا کہ عمران خان نے یہ سمری کابینہ سے منظور کروائی تھی، اور اس سمری کی منظوری کے وقت جہاں تک میری معلومات ہیں کہ کابینہ کے لوگوں کو پڑھنے بھی نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کیا چیز منظور ہو رہی ہے۔ ان سے صرف یہ کہا گیا تھا کہ یہ ایک سیکرٹ جو ڈاکومنٹ ہے، آپ اس کی منظوری ہم دے رہے ہیں، تو سب لوگوں نے منظوری دے دی۔ اب سب لوگ پھنسے پھر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب میرا اس سارے معاملے سے کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ جو ایک ٹرسٹ بنانے کے اوپر جو ہے وہ مجھے پکڑا جا رہا ہے۔ بھائی ٹرسٹ اس طرح نہیں بنتے، ٹرسٹ بنانے کے لیے آپ سیدھا قانونی راستہ بھی اپنا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مزید کہا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی سے جب سوالات کے جوابات مانگے گئے تو انہوں نے براہ راست جوابات دینے سے انکار کیا۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے فرد شہزادی، ایک بڑا مشہور کریکٹر رہا ہے عمران خان کے دور حکومت کے اندر، انہوں نے ان کے ذریعے 240 کنال اراضی موضع میرا نور اسلام آباد کے اندر جو ہے یہ بھی حاصل کی۔ یہ مجموعی طور پر عمران خان کے اوپر الزامات ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ جو تھے وہ پاکستان کی حکومت کو ملنے چاہیے تھے، لیکن وہ 190 ملین پاؤنڈ ملک ریاض کو دے دیا گیا، اور ملک ریاض نے اس کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انہوں نے پیسے دینے تھے وہاں پر جمع کروا دیا۔ ملک ریاض کو تو 190 ملین پاؤنڈ جو کہ 30-32 ارب روپے کا معاملہ بنتا ہے، 30-32 ارب روپے کی رقم بنتی ہے، اس کو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے ملک ریاض کو دے دیا گیا، اور 30-32 ارب کے عوض جو 458 کنال اراضی ہے وہ ملک ریاض سے لی گئی۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ویلاگ کیسا لگا مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔